हवा में ठंडक थी, चीड़ और लकड़ी के धुएं की खुशबू। श्रीनिवास ने अपना शॉल और कस के लिया। उनके सांसों से सफेद धुआं निकल रहा था कड़ाके की ठंड में। दिल्ली पर सर्दी छा गई थी, पूरे शहर को अपनी ठंडी बाहों में जकड़ लिया था। मुसोरी बर्फ से ढकी चोटियों और आरामदायक कैफे के वादे के साथ बुला रहा था। ये एक ऐसी ट्रिप थी जो वो हमेशा से करना चाहते थे, शहर की एकरसता से बचने का एक मौका। श्रीनिवास ऐसे इंसान नहीं थे जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। जिम्मेदारियां उन पर भारी पड़ती थीं। उनकी उम्र दराज मां, उनका कोमल चेहरा जिस पर चिंता की लकीरें थीं, उन पर निर्भर थी। आखिरकार वो उनकी एकमात्र देखभाल करने वाले थे, जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए उनकी ताकत। एक ट्रिप, वो भी मुसोरी जैसी आकर्षक, स्वार्थी लग रही थी। एक दिन जब ठंड बहुत ज्यादा थी, जैसे ही श्रीनिवास ने अपनी मां को उनके पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठने में मदद की, उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। श्रीनिवास, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अपनी जिम्मेदारियों को अपने पंख मत कतरने दो। तुम बहुत मेहनत करते हो। एक ब्रेक लो, मुसोरी जाओ, बर्फ का मजा लो। उनके शब्द एक रहस्योद्घाटन थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका कर्तव्य कोई बेड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। वो अपनी मां का सम्मान सबसे अच्छा तब कर सकते थे जब वो अपना ख्याल रखेंगे, खुद को थोड़ा आराम करने की अनुमति देंगे। और इस तरह फैसला हो गया। श्रीनिवास मुसोरी जाएंगे। अगली सुबह श्रीनिवास ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक की। उन्होंने अपने सबसे गर्म कपड़े, गर्मा गर्म चाय के लिए थर्मस और अपनी मां का आशीर्वाद पैड किया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, उन्हें अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज एक लोरी थी जो उनकी चिंताओं और परेशानियों को शांत कर रही थी। यात्रा लंबी थी, लेकिन श्रीनिवास को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने देखा कि दृश्य बदलते शहर के नजारों से शांत गांवों में बदल गए जो खेतों के बीच बसे हुए थे। हवा और ठंडी हो गई, आसमान चमकता हुआ नीला। उन्होंने अपनी मां के बारे में सोचा, उनकी मुस्कान की कल्पना की जब उन्हें उनका रोजाना फोन कॉल आएगा। वो देर शाम देहरादून पहुंचे। स्टेशन पर चहल पहल थी। यात्री अपनी कनेक्टिंग राइड पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। यहां हवा और भी ठंडी थी। मुसोरी में उनका इंतजार कर रही पहाड़ी ठंड की एक झलक। उन्होंने एक टैक्सी बुलाई, प्रैक्टिस के साथ किराया तय किया। ड्राइवर, हैंडलबार मूंछों वाला एक खुशमिजाज आदमी, ने उन्हें आश्वस्त किया, मुसोरी सर्दियों में बहुत सुंदर होता है साहब, आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे ही टैक्सी घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर चढ़ी, श्रीनिवास ने अपने भीतर उत्साह की भावना को महसूस किया। शहर की बत्तियां नीचे चमक रही थीं, जैसे जुगनू बिखरे हुए हों। हवा और ठंडी हो गई, चीड़ और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। उन्होंने खिड़की नीचे कर दी, ठंडी हवा को अपने ऊपर बहने दिया। मुसोरी ने श्रीनिवास का खुले हाथों से स्वागत किया। शहर एक शीतकालीन वंडरलैंड था। इसकी सड़कें बर्फ से ढकी हुई थीं। इसकी हवा पर्यटकों और स्थानीय लोगों की खुशी की आवाजों से भरी हुई थी। उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक आरामदायक गेस्ट हाउस मिला, जहां से बर्फ से ढके हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते थे। अगले कुछ दिन दर्शनीय स्थलों की सैर, चाय के गर्मा गर्म प्यालों और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के साथ बीते। वो मॉल रोड पर टहलते रहे, ऊनी वस्त्र और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों को देखते रहे। वो मनोरम दृश्यों को निहारते हुए केबल कार से गन हिल गए। उन्होंने लैंडोर बेकहाउस का दौरा किया, ताजी बेक्ड ब्रेड और पेस्ट्री का आनंद लिया। एक दोपहर उन्होंने खुद को कैमल बैक रोड के किनारे पाया, एक सुरम्य रास्ता जो पहाड़ियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता था। जैसे ही वो चल रहे थे, अपने आसपास की सुंदरता में खोए हुए थे, उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह
बर्फ में खेल रहा है। उनकी हंसी कर्कश हवा में गूंज रही थी, उन्हें सरल समय की याद दिला रही थी। भाग 4 अनपेक्षित सवारी। दिन उड़ते चले गए और जल्द ही श्रीनिवास के दिल्ली लौटने का समय आ गया। जैसे ही उन्होंने अपना बैग पैक किया, उस मेलनकॉली की भावना उन पर हावी हो गई। वो इस शीतकालीन स्वर्ग को, अपने रोजमर्रा के जीवन से इस संक्षिप्त राहत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकले। देहरादून वापस ले जाने के लिए एक टैक्सी बुलाने का इरादा था, लेकिन सड़कें असामान्य रूप से शांत थीं। ड्राइवरों का एक समूह एक साथ खड़ा था, उनके चेहरे उदास थे। श्रीनिवास ने एक टैक्सी के बारे में पूछताछ करते हुए उनसे संपर्क किया। साहब, हड़ताल है, ड्राइवरों में से एक ने कहा, अपना सिर हिलाते हुए। आज कोई टैक्सी नहीं। श्रीनिवास का दिल डूब गया। उनके पास पकड़ने के लिए एक ट्रेन थी और मुसौरी में फंसे होने के विचार ने उन्हें चिंता से भर दिया। जैसे ही उन्होंने अपने विकल्पों पर विचार किया, उनके पीछे से एक आवाज आई, माफ करना साहब, क्या आप देहरादून के लिए सवारी की तलाश कर रहे हैं? श्रीनिवास ने एक आदमी को घिसे पिटे चमड़े की जैकेट में देखा, जो एक जीप पर झुक रहा था। आदमी का चेहरा सांवला था, उसकी आंखें दयालु थीं। श्रीनिवास एक पल के लिए हिचकिचाए। इस अजनबी पर भरोसा करना है या नहीं? चिंता मत करो साहब, उस आदमी ने कहा, उनकी आशंका को भांपते हुए। मैं हड़ताल का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो बस एक स्थानीय हूं। कुछ सामान छोड़ने के बाद देहरादून वापस जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको साथ ले जा सकता हूं। भाग 5 एक अनोखी मुलाकात। श्रीनिवास ने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। वो उस अजनबी के साथ सवारी करने के लिए तैयार हो गए, जिसने अपना परिचय रणजीत के रूप में दिया। जैसे ही वे घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर उतरे, रणजीत ने मुसौरी में अपने जीवन की कहानियां साझा की। जैसे ही वे देहरादून के पास पहुंचे, जीप एक गड्ढे से बचने के लिए हट गई और पीछे से एक हांफने की आवाज आई। श्रीनिवास ने एक महिला को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, सीट पर हाथ रखे हुए थी। वो सो रही थी, कंबल के ढेर से छिपी हुई थी। रणजीत ने माफी मांगी, यह समझाते हुए कि महिला मीरा उसकी बहन थी और वो अस्वस्थ थी। वो उसे देहरादून में एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहा था। मीरा ने श्रीनिवास को कमजोरी से मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। बाकी का सफर एक शांत सौहार्द से भरा था। श्रीनिवास ने ध्यान से सुना जब मीरा ने एक लेखक बनने के अपने सपनों के बारे में बताया। उनके शब्द एक कोमल धारा की तरह बह रहे थे। उन्होंने इस महिला के साथ एक अप्रत्याशित जुड़ाव महसूस किया, लालसा और आशा की एक साझा भावना।